अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे दोस्तों, मैं आपका दोस्त निसार जावेद। कैमरों के पीछे, कैमरों के आगे क्या होता है वो तो आप देखते रहते हैं। कैमरों के पीछे क्या हो रहा होता है, कई दफ़ा जो कुछ कैमरों के पीछे हो रहा होता है बहुत खूब हो रहा होता है। कैमरों के सामने उतना चीज़ें ज़बरदस्त नहीं हो रही थी जितनी कैमरों के पीछे ज़बरदस्त होती हैं। हसन अली मुर्तज़ा, आपने नाम सुना होगा, आप जानते हैं, एक दबंग बात करने वाला बंदा। और शौकत बसरे को भी जानते होंगे। शौकत बसरा किसी टीवी प्रोग्राम में बैठा हुआ है, वो आपको नजर नहीं आएगा। उसके साथ जो क्या कहते हैं एंकर कोई होगा, उसने कॉल मिलाई हसन अली मुर्तज़ा को, और हसन अली मुर्तज़ा अपना ख्यालात का इजहार कर रहा है। किसी मस्जिद में मेरे ख्याल में खड़ा होगा, टाइम हो गया, फोन आ गया, जुमा पढ़ने का होगा, नमाज पढ़ने का होगा, मस्जिद के सेन में खड़ा हुआ है। तो वो बंदा ऐसी जबरदस्त टुकाई कर रहा है किसकी, शौकत बसरे की, जिसने ठेका लिया हुआ है कि मैंने जहां भी जाना टुकाई करानी है। और इतना बेशरम आदमी है, इतना वो क्या कहते हैं तिलकना है, जिसके जिस्म के ऊपर सबको तिलक जाता है। यकीन करें, एक तो होता है ना कभी वो लगा लगा के बटर, ना ये पता नहीं क्या क्या लगाई जा रहा है, बजाय इसके कि मैं शोर करता रहूं। आप खुद ही सुन लेना क्या हो रहा है इधर। गल मेरी बारी बोली ना, अगले प्रोग्राम में मैं तेन छड्डना नहीं हूं। मैं गल करदा पिया, मैनू गल पाड़ बंदा चंगा नहीं लगदा। गल सुन मेरी, ए धमाला पाने वाले बंदे ने, इन्हां दा कोई लेना देना नहीं सियासत दे नाल। कोई ये जनरल मुशर्रफ दे जानशीन ने, उनदा खानदान है, उनदी मिठाइयां वंडण वाले ने, अज जमहूरीयत दे बड़े ठेकेदार बन के बह गए ने। एक कतल भी मैं आना इंसानियत का कतल है, और जिन्हें किया अल्लाह उन्हें गरक करे। और जेड़ा बंदा झूठ बोल रहा है, 1 लाख वारी आना, मैं करोड़ वारी आना, उनते ते लानत होवे। झूठे आदमी ते लानत होवे, झूठा आदमी, झूठ बोलने वाला आदमी लानत होवे। मैं मस्जिद खलो के गल आख रहा कि उनके उत्ते लानत होनी चाहिए जेड़ा झूठ बोले। की गल्लां कर रहे हैं, बंदे मर गए, बंदे मर गए। वो बंदे मर गए ते लियाओ ना, उन्हां दी लाश बाहर लियाओ, जनाजा पढ़ो, असीं तुहाडे नाल खलो के पढ़ांगे। वो बाहर लियाओ, उन्हां दी FIR कराओ, असीं तुहाडे नाल एहतजाज करांगे। एवें एक गलत बयानी इदारियां ते चढ़ाओ। कदी जज हुण तुहानूं की बंदियाल ला के दे देवां, तुहानूं इत्थे साकिब निसार ला के दे देवां भी साकिब निसार फैसले करे, इत्थे जस्टिस गुलजार ला दें तुहानूं, क्यों आके इस मुल्क दी अदलिया नूं बदनाम करें। तुहाडी मर्जी दे जज नहीं होने, गुड टू सी यू नहीं होना। हुण सासू मां फैसले नहीं करने, अदलिया ने फैसले करने ने। और मैं वेखांगा किन्नी अदलिया फैसले करदी है ते तुहाडी सियासत चमकदी है। जदों अदलिया ने इंसाफ करना है, उदों तुसीं गुੱਠे लगे हुए होने। देखिए जी, जो मर्जी आप समझें, जो मर्जी आप कर लें, इसने जितनी बातें की हैं ना, ये हसन अली मुर्तज़ा साहब ने, यकीन करें उसका पंजाबी में आसान तर्जमा यही बनता है कि नचन वालियां दे बच्चे आज़ादी की जंग नहीं लड़ सकते, नचन वाली दे पुत्र आज़ादी की जंग नहीं लड़ सकते। जी तो मेरे दोस्तों, आपने हसन अली मुर्तज़ा की बातें सुनी, इसका लहजा, इसका तरीक़ेकार सुना। इसी तरह का लहजा, इसी तरह का तरीक़ेकार एक हमारे ग्रुप के दोस्त हैं, अरशद अली फरीदी साहब, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर हैं। वो लाशों पे कोई तबसरा करना चाह रहे हैं, तो लाशों पे उन्होंने कोई तबसरा किया। मैंने उनकी वॉइस रिकॉर्ड करके आपके लिए ले आया हूँ, क्योंकि वॉइस, कुछ वॉइसें होती हैं वो आपको सुनानी ज़रूरी होती हैं। लाशें, बहुत सारी लाशें हैं, लाशों की किस्में हैं, वो सारी किस्में आपको अरशद अली फरीदी साहब बताएंगे, सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, भाइयों, डी चौक की लाशें। PTI के 24 नवंबर के एहतजाज के बाद जब ये लोग डी चौक पहुंचे तो वहां पर इन बंदूक बरदार, डंडा बरदार, गलेल बरदार जत्थे को मुंतशिर करने के लिए ऑपरेशन किया गया। अब PTI की तरफ से इल्जाम ये लगाया जा रहा है कि वहां पे ऑपरेशन के दौरान सीधी गोलियां मारी गई हैं और हमारे बहुत से बंदों को मार दिया गया है। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के मुताबिक 12 बंदे मारे गए, वकास अकरम के मुताबिक 300 बंदे मारे गए, असद कैसर के मुताबिक 250 बंदे मारे गए, और लतीफ खोता के मुताबिक 268 बंदे मारे गए। और इसी तरह मुख्तलिफ लोग 1000, 1200, कुछ 1500 से 2000 फिगर बताते हैं। और इस पर जो विलाग बनाए गए, छोटे से बच्चे के हाथ में इमरान खान की तस्वीर थी और स्नैपर ने सीधी गोली मार के बच्चा मार दिया। किसी ने कहा मेरे बाजू पे गोली लगी, किसी ने कहा मेरी टांग पे गोली लगी, किसी ने कहा बताया, और किसी ने कहा बताया। और PTI वाले अब कहते हैं कि हमारी 1000 लाशें, कोई कहता है हमारी 500 लाशें, लेकिन लाशें तो हैं। ये तो बात मानना पड़ेगी
اور ان کی تعداد 10-20 ہزار نہیں ہے، لاکھوں میں ہے، کیونکہ جتنے بھی لوگ اس وقت پی ٹی آئی میں ہیں سب لاشیں ہی ہیں، کیونکہ ایک زندہ انسان اس کے اندر عقل سوچ سمجھ ہوتی ہے۔ پی ٹی آئی والا کوئی بھی بندہ لے لیں، اس کے اندر نہ سوچ ہے نہ سمجھ ہے، جیسا پی ٹی آئی سوشل میڈیا ان کو چلاتا ہے وہ چل پڑتے ہیں، جیسے عمران خان کہتا ہے وہ مان جاتے ہیں، کبھی انہوں نے اختلاف نہیں کیا، کبھی صحیح سمت نہیں چنی، بس جو کہتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے جتنے بھی پی ٹی آئی کے فالوورز ہیں، ووٹر سپورٹر، سب لاشیں ہی ہیں۔ تو اس لیے ان کا کلیم درست ہے کہ ہماری لاشیں ہیں۔ عمران خان نے کہا 12 موسم ہیں، یہ ساری لاشیں مان گئیں۔ اگر کوئی زندہ ہوتا تو کہتا نہیں خان صاحب 4 موسم ہیں۔ عمران خان نے جرمنی اور جاپان کا بارڈر ملایا، اگر کوئی زندہ ہوتا تو بتاتا کہ خان صاحب جرمنی اور جاپان کی بارڈر میں ہزاروں کلومیٹر کا فرق ہے اور سمندر بھی ہے، لیکن لاشیں تھیں، مان گئیں۔ عمران خان نے کہا انڈا، کٹا، مرغی، بچے لنگر کھانے میں معیشت ٹھیک کر دوں گا، یہ لاشیں تھیں، مان گئیں۔ اگر کوئی زندہ انسان ہوتا تو وہ کہتا خان صاحب بڑے بڑے پروجیکٹ لگائیں، کارخانے لگائیں، فیکٹریاں لگائیں، لوگوں کو روزگار دیں، تعلیم دیں، صحت دیں۔ عمران خان نے کہا کہ ہم بیریاں لگائیں گے، جب وہ بڑی ہوں گی 100 سال بعد ان میں شہد کی مکھیاں چھوڑیں گے، پھر 100 سال بعد جب شہد ہوگا تو اس سے معیشت ٹھیک کریں گے۔ لاشیں تھیں، مان گئیں۔ اگر زندہ ہوتے تو کہتے خان صاحب کوئی اچھا سا پروجیکٹ لگائیں جس سے ہمیں جیتے جی فائدہ ہو جائے۔ عمران خان باجوہ کو باپ کہتا تھا، سارے باپ مان کہتے تھے، اب غدار کہتا ہے، سارے غدار کہہ رہے ہیں۔ اگر زندہ ہوتے تو اس وقت بھی کہہ دیتے کہ خان صاحب باجوہ باپ نہیں ہے۔ عمران خان مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل کہتا رہا اور ساری لاشیں کہتی رہی تھی کہ اب عمران خان مولانا فضل الرحمان صاحب کو مولانا صاحب کہہ کے پکارتا ہے، تو سارا کہتا ہے کہ ان کی جگہ باپ کے برابر ہے، تو ساری پی ٹی آئی باپ کہتی، کیونکہ لاشیں ہیں، اگر زندہ ہوتے تو کوئی اختلاف کر لیتے۔ اس طرح کی اور ہزاروں مثالیں دے سکتا ہوں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی میں لاشیں ہیں۔ اگر وہ کلیم کرتے ہیں ہماری لاشیں ہیں تو وہ درست ہیں۔ یہ اصلاح آج سے نہیں، زمانہ قدیم سے اپنائی جا رہی ہے۔ افریقہ سے غلام یورپ میں کام کے لیے لائے جاتے تھے اور ان میں سے جو مر جاتے تھے ان کو جادو کے ذریعے زندہ کر کے ان سے کام کروایا جاتا تھا۔ ان کا دماغ جادو گر کے کنٹرول میں ہوتا تھا، وہ چل پھر سکتے تھے لیکن لاشیں تھیں۔ اور آج آپ کے سامنے ہیں پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگ ہیں چل پھر سکتے ہیں لیکن لاشیں ہیں، کیونکہ ان کا دماغ پی ٹی آئی سوشل میڈیا کے کنٹرول میں ہے، اور جو کچھ پی ٹی آئی سوشل میڈیا ان کو بتاتا ہے وہ بیچارے اس کے مطابق چلتے ہیں۔ انہوں نے کہہ دیا 1000 لاشیں، انہوں نے مان لیا۔ اس نے کہا جرمنی جاپان کا بارڈر، انہوں نے مان لیا۔ انہوں نے کہا 12 انہوں نے مان لیا۔ ہر چیز منو ان تسلیم کر کے آگے پہنچاتے ہیں، اس لیے یہ لاشیں ہی لاشیں ہیں۔ اور آپ بھی مان جائیں پی ٹی آئی کی لاشیں ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، ان کتوں سے زیادہ بحث نہ کیا کرو، کیونکہ یہ لاشیں ہیں۔ تو جی، ایک ہی ملک، 2 صوبے، 2 وزیر اللہ، ایک جیسی مراد، ایک جیسا سب کچھ۔ ایک صوبے کے وزیر اللہ کا بیک گراؤنڈ جو پچھلی جو ہوتے ہیں نا بندے کے، جو پیچھے سے وراثت آ رہی ہوتی ہے، وہ یہ کہ حکومت میں ہوں نہ ہوں، ہر وقت وہ کہتے نام لیتے ہیں اپوزیشن کا، نام لیتے ہیں کبھی کس کا کبھی کس کا، لیکن اس ملک کا خزانہ لوٹ کے، خزانے کو بے دردی سے استعمال کر کے، اپنے صوبے کے، اپنے ملک کے لوگوں سے نوالے چھین کے انہی کی تباہی کے لیے استعمال کرتے، اور ہر وقت ایک ہی بات یوں کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، ٹمکان کر دیں گے، گا گے گی۔ اور دوسرے صوبے کے وزیر اعلیٰ مریم نواز پنجاب کی، اس کے باپ کی اگر لمبی ہسٹری ہو، اس کے کھاتے میں اتنی ترقیاں ہوں، اس کی ساری ترقیاں نکال دیں، پاکستان پیچھے پتھر کے زمانے میں چلا جائے۔ اس کی بیٹی مریم نواز، اس کو وہی مراد، وہی سب کچھ جو کے پی کو مل رہا ہے وہی اس کو مل رہا ہے۔ اب اس کے طریقہ کار، اس کی باتیں، اس کا خزانہ لٹانا وہ دیکھیں، اس عورت کے کام دیکھیں رات اور دن، اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس کے خیالات سنیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کے خیالات آپ ضرور سنیں اور دیکھیں خیالات اس کے عمل سے میچ ہو رہے ہیں، جبکہ دوسرے لوگوں کی تباہی کے بیان ہیں، تباہی پہ گامزن ہے، تباہی کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ تو اپنے ملک کو ہم بچائیں گے، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ مریم نواز کی سنیں۔ کیونکہ یہ حکومت چاہے جس کی بھی ہو، دور چاہے جس کا بھی ہو، پاکستان تو میرا ہے نا، تو میں اپنے ملک میں کس طرح آگ لگا سکتی ہوں؟ وہ دل میں کہاں سے لاؤں جو مجھے یہ مجبور کرے کہ یہ گملہ توڑو، یہ آگ لگا دو، یہ سڑک بند کر دو؟ یہ تو میں نہیں کر سکتی، کیونکہ میں ایک پاکستانی ہوں۔ تو یہ جو ہم نے پچھلے چند ماہ میں جو مناظر دیکھے، آپ نے بہت جلوس نکالے، بہت جلسے کیے، اور جب تک آپ جلوس اور جلسے کرتے رہے، ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی آپ کو کسی نے نہیں روکا۔
जब आप हुकूमत से निकले हैं, आप उस दिन से जलसे कर रहे हैं, आपको किसी ने नहीं रोका। जिस दिन आपने 9 मई को अपने ही मुल्क पे हमला किया, उसके बाद किसी ने आपके ऊपर एतबार नहीं किया। और दुनिया में आप कहते हैं पीसफुल प्रोटेस्ट का हक होना चाहिए, ना ये पीसफुल है ना ये प्रोटेस्ट है। क्योंकि जब पीसफुल प्रोटेस्ट होता है तो लोग आराम से बैठ के अपनी बात करते हैं, अपनी बात अरबाब इख्तियार तक पहुंचाते हैं। एहतजाज करना होता है, एहतजाज करते हैं, लेकिन कोई अपने आप को हथियारों से लैस करके नहीं आता दूसरे सूबे के ऊपर या विफाक के ऊपर हमला करने के लिए। मैं अभी 2-3 दिन पहले CMH पिंडी गई, जो 24 तारीख के जो बलवे हुए थे, मैं उसको एहतजाज नहीं कहूंगी, वो बलवे थे, वो अटैक था फेडरेशन के ऊपर, फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर, पंजाब के ऊपर। तो मैं जब गई CMH तो एक ही लाइन में CMH में एक ही लाइन में जख्मी रेंजर्स भी पड़े हुए थे और उसी लाइन में जख्मी पंजाब पुलिस के ऑफिसर्स और जवान भी पड़े हुए थे। मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, ऑन ओथ ये बात मैं करती हूँ कि जो कुछ मैं, क्योंकि मुझे मिनट टू मिनट रिपोर्ट आती है, जो कुछ मैं पंजाब पुलिस के IG साहब से सुन चुकी थी, अपनी गवर्नमेंट से, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से सुन चुकी थी, वो कम था। जब मैं उस वार्ड में एंटर हुई तो मैंने जब उनसे वो बातें सुनी, आप यकीन माने मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं रोऊं या किस दीवार में अपना सर मारूं। क्योंकि एक SP साहब जो थे, पहले मैं उनके पास गई तो उनके सर पे पट्टियां बंधी हुई थी, उनकी आंख जो थी वो जाया होने के करीब थी, पूरी आंख में ब्लीडिंग थी। तो मैंने उनको पूछा, SP साहब क्या हुआ आपको? तो कहने लगे कि इन्होंने मुझे घेर लिया, PTI के लोगों ने, और उन्होंने कीलों वाले डंडे से उन्होंने मेरे सर पे, उस मॉब ने अटैक किया और मेरे स्कल फ्रैक्चर हो गई है। उनकी सर्जरी हुई थी, उनकी स्कल फ्रैक्चर हुई थी, उनके बाजुओं और टांगों की हड्डियां टूटी हुई थी। दुनिया में कौन सा पीसफुल प्रोटेस्ट है जिसमें ये होता है? और दुनिया के कौन से महजब मुल्क में ऐसा होता है? और उस पट्टी बंधी है तो डॉक्टर ने बताया कि इसकी स्कल भी फ्रैक्चर हुई है, इसका ब्रेन भी डैमेज हुआ है, क्योंकि इसको कीलों वाले डंडों से लोगों ने मारा। और एक पुलिस ऑफिसर था, उसके यहां से गोली लगी थी और पीछे से निकल गई, अल्लाह ताला ने उसकी जान बचा ली। मैं वहां पर दर्जनों पुलिस ऑफिसर्स के पास गई, जवानों के पास गई जो जख्मी हालत में वहां पर पड़े थे, रेंजर्स के लोग जो जवान है उनके पास गई। कोई ऐसा उनमें नहीं था जिसकी टांगों की हड्डियां ना टूटी हों, जिसकी बाजू की हड्डियां ना टूटी हों, जिसका सर ना टूटा हो, जिसकी आंखें जाया ना हुई। इसको आप पीसफुल प्रोटेस्ट कहते हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। और फिर हमारा एक पुलिस का जवान शहीद हुआ, 4 रेंजर्स जो हैं वो शहीद हुए। क्यों? क्योंकि एक मास्टरमाइंड जो अडयाला जेल में बैठा, उससे जेल नहीं काटी जा रही। हमने भी जेलें काटी हैं। कोई ये बता दे कि मरियम नवाज ने जेल से कॉल दी थी और उसने कहा था कि सारा शहर बंद कर दो और आग लगा दो और ये कर दो और रेंजर्स को मार दो और पुलिस को मार दो। कभी किसी ने ये बातें पाकिस्तान में सुनी भी हैं? या कभी नवाज शरीफ साहब ने ये बात की हो कि मुझे जेल से निकालो वरना मैं इस मुल्क को चलने नहीं दूंगा? भाई पहले नहीं करनी थी ना ऐसी हरकतें। जी तो मेरे दोस्तों, आपने ये भी सुन लिया कि मरियम नवाज के क्या ख्यालात हैं, क्या एम है, क्या कर रही है। फैसला आपने करना है। हमारा काम है शोर करना, आपका काम है गौर करना। हम शोर करते रहेंगे, आप गौर करते रहिएगा। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अभी तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।